साथियों नमस्कार। गुरु एजुकेशन जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं धर्मेंद्र फौजदार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान इतिहास की एक महत्वपूर्ण सीरीज अब हम अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे निरंतर रूप से लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों पे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों पे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा। और साथियों याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक्स होंगे, ठीक है, ये जो सीरीज होगी आपकी, ये सीरीज आपकी ये आरबीएसई और सीबीएसई पैटर्न पे आधारित होगी और आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह जो होगा वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे साथियों, करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला जो एग्जाम क्वेश्चन है आज की सीरीज का, इसकी सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन है आपको कि इनमें से निम्न में से 68 रिकॉर्ड श्रृंखला, क्या पूछा है उसने कि इनमें से 68 रिकॉर्ड श्रृंखला किस राजपूताना रियासत से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, आपको प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से 68 रिकॉर्ड श्रृंखला जो है वो निम्न में से कौन सी रियासत से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने मारवाड़ रियासत, बीकानेर रियासत, जामनगर रियासत और जयपुर रियासत। तो प्यारे साथियों याद रखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रियासत है जिसमें 68 रिकॉर्ड श्रृंखला जो है वो संबंधित है। तो साथियों याद रखिएगा, आपका जो आंसर है वो कौन सा है, जयपुर रियासत। अब जयपुर रियासत की जब मैं बात करूं तो जयपुर रियासत में ये 68 रिकॉर्ड श्रृंखला है क्या। 68 रिकॉर्ड श्रृंखला यानी एक ऐसा इसमें अगर अपन बात करें कि एक ऐसा वित्तीय लेखांकन संकलन हुआ करता था जिसमें राजा की जो वित्तीय जो बातें हुआ करती थी, वित्त संबंधी जो दस्तावेज हुआ करते थे, वित्तीय दस्तावेजों का लेखांकन कार्य किया जाता था इस 68 रिकॉर्ड श्रृंखला में। और इसको जो बनाने वाले होते थे, जिनमें हाकिम, पटवारी आदि जो पदों पे काम करने वाले जो अधिकारी हुआ करते थे, वो इस रिपोर्ट को तैयार करते थे। और इस रिपोर्ट को किस नाम से जानते थे, इसे कहते थे 68 रिकॉर्ड श्रृंखला। तो याद रखिएगा कौन सी रियासत से संबंधित है, जयपुर रियासत से। अगला अपन बात करते हैं, तो अगला देखिए कौन सा है। आज की इस सीरीज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ध्यान दीजिएगा कि इनमें से, ध्यान दीजिए कि इनमें से कौन सी बही श्रृंखला, ध्यान रखिए कि इनमें से कौन सी बही श्रृंखला मारवाड़ रियासत से संबंधित है। यानी कि आपको यहाँ बहियों के नाम दे रखे हैं और वो पूछ रहा है कि मारवाड़ रियासत से कौन सी संबंधित बही श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर आपको देखना है। देखो ऑप्शन ए देखा है, बाकी हकीकत बही, ऑप्शन बी ओदा बही, खरीता बही या उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सी ऐसी बही श्रृंखला है जो मारवाड़ रियासत से संबंधित है। तो प्यारे साथियों इसका राइट जो आंसर है वो ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी। यानी ये हकीकत बही भी मारवाड़ रियासत में बिल्कुल का यहाँ पे संबंधित थी इससे, ओदा बही भी थी, खरीता बही भी थी। यानी कि तीनों की तीनों जो भैया हैं, ये तीनों बही जो है वो मारवाड़ रियासत से आपको संबंधित मिल जाएंगे। इनमें अगर अपन बात करते हैं तो देखो इनमें होता क्या, इससे सबसे पहली बात करें कि ये जो हकीकत बही है इसमें क्या होता था कि इसमें राजा की दिनचर्या का उल्लेख होता था। ठीक है ना, कि राजा की दिनचर्या का उल्लेख होता था राजा के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो कार्य होते थे। ठीक है, कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों का उल्लेख। तो राजा की जो दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या है, उसका जो उल्लेख होता था वो कौन सी बही में होता था, वो होता था प्यारे साथियों हकीकत बही में होता था। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं ओदा बही, ओदा बही क्या होती थी कि मारवाड़ में जो शासकों के आदेश हुआ करते थे। ठीक है, कि मारवाड़ के शासकों के आदेश और शासकों के आदेशों को जिस बही में लिखा जाता था उसे अपन किस नाम से जानते थे, उसे ओदा बही के नाम से यानी कि जाना जाता था। और तीसरी इसमें यानी आपको दे रखी कौन सी, यानी कि खरीता बही। और खरीता बही क्या होती थी, खरीता बही मतलब होता है कि राजा को प्राप्त होने वाले जो महत्वपूर्ण पत्र हैं, राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल जो की जाती थी वो कौन सी बही में की जाती थी, वो खरीता बही में। यानी कि राजाओं को या राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्र,
राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल, ध्यान रखिएगा, पत्रों की नकल। और राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की जो नकल होती थी प्यारे साथियों, वो कौन सी बही में होती थी? खरीता बही में होती थी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि कौन सी बही श्रृंखला जो है वो मारवाड़ रियासत से संबंधित है। तो इनमें से कौन सी है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि आ जाएगा आपका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी। तो एक तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न आज की सीरीज का हम देखते हैं कि आज की सीरीज का अगला जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न कौन सा है। वो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दे रखा है और प्रश्न जो है वो आप पढ़िए उसमें से कि आज की इस सीरीज का अगला जो प्रश्न है क्या कहता है। प्रश्न देख लीजिए कि बड़बास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था। ठीक है, कि बड़बास गांव की प्रशस्ति के समय में मेवाड़ का जो शासक है वो मेवाड़ का शासक कौन था। तो शासकों के नाम आपको देखने हैं आंसर में कि राणा राज सिंह प्रथम था, राणा राज सिंह द्वितीय था, महाराणा अमर सिंह प्रथम था या राणा जयद्रथ सिंह था। ठीक है, पूछा गया है प्यारे साथियों बड़बास गांव की प्रशस्ति। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो बड़बास गांव की प्रशस्ति है इसका जो संबंध है वो किससे था? महाराणा राज सिंह प्रथम से था। ये जो बड़बास गांव की जो प्रशस्ति है प्यारे साथियों, ये उदयपुर में है और इसमें यानी कि देखो ये मेवाड़ी भाषा और नागरी लिपि में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? तो इसकी भाषा जब अगर पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा कि इसकी भाषा जो है वो मेवाड़ी है और लिपि जो है प्यारे साथियों, लिपि जो है वो कौन सी लिपि है? नागरी। और ये जो बड़बास गांव की प्रशस्ति है ये कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले में स्थित है और इसका संबंध राणा राज सिंह से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ये बड़बास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का कौन सा शासक था? तो राणा राज सिंह प्रथम से संबंधित है बड़बास गांव की प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, बैराट से प्राप्त मुद्राएं उस क्षेत्र में, कहां से प्राप्त की बात कर रहा है? बैराट से। कि बैराट से प्राप्त मुद्राएं उस क्षेत्र में किन शासकों की उपस्थिति का संकेत देती है। ठीक है, तो बैराट से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उस क्षेत्र में कौन सी वंश के शासकों से संबंधित ये मुद्राएं हैं। ऑप्शन आपके सामने है इंडो ग्रीक, शुंग, कार्दमक और मालव। तो इनमें से कौन से ऐसे शासक हैं जिनसे संबंधित मुद्राएं हमको बैराट सभ्यता से मिली हैं या बैराट क्षेत्र से अपन को प्राप्त हुई हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो बैराट नामक जो स्थान है ये पहले जयपुर में स्थित था, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। ठीक है, कि बैराट जो है ये पहले जयपुर जिले में हुआ करता था, वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए क्योंकि सभ्यता भी इससे संबंधित है। ठीक है, अब बात आती है कि इस बैराट में जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी वो किससे संबंधित हैं। तो आपका आंसर है इंडो ग्रीक। अब इंडो ग्रीक से संबंधित मुद्राएं, इसमें अगर बात करते हैं तो देखिए बैराट, प्यारे साथियों ये जो बैराट क्षेत्र है इस बैराट क्षेत्र से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। कितनी? 36। कैसी मुद्रा थी? पंचमार्क। ठीक है ना, कि 36 पंचमार्क मुद्राएं हमको प्राप्त हुई थी। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि 36 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई थी। इनमें से, ठीक है, यानी कुल जो 36 मुद्रा है उनमें से अपन को ध्यान रखनी है कि इनमें से 36 में से 8 जो मुद्रा है ना, ध्यान रखिएगा कि इनमें से 8 जो मुद्रा है वो पंचमार्क की हैं। ठीक है, कि 8 चांदी की पंचमार्क, 36 मुद्राएं थी टोटल, इन 36 में से 8 मुद्रा जो है ना, 8 मुद्रा ये चांदी की पंचमार्क मुद्रा है, चांदी की पंचमार्क। ठीक है, कि 8 मुद्रा चांदी की पंचमार्क मुद्रा है। शेष बची कितनी? अब इसमें से 28 मुद्राएं। ये जो 28 मुद्रा हैं, ये 28 मुद्राएं किससे संबंधित हैं प्यारे साथियों? ये 28 मुद्राएं जो हैं वो इंडो ग्रीक शासकों से यानी कि प्राप्त हैं। 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक, और अगर पूछा जाए इंडो ग्रीक के साथ साथ तो यूनानी। तो ये 28 मुद्रा जो हैं वो इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी भी कहते हैं इसको ना, कि इंडो ग्रीक या मैं कहूं यूनानी, हिंद यूनानी भी बोलते हैं। तो 28 मुद्राएं जो हैं वो किससे संबंधित हो गई आपकी? ये 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों से हैं। 8 जो मुद्रा हैं ये चांदी की पंचमार्क मुद्राएं यानी कि आपको मिलती हैं। इसमें भी एक बात और आपको ध्यान रखिएगा कि ये जो 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं जो हैं, इन 28 में से 16 जो मुद्राएं हैं, 28 में से 16 मुद्राएं प्यारे साथियों एक हिंद यूनानी शासक है मिनांडर। ठीक है, कि मिनांडर,
इनमें से 16 जो मुद्राएं हैं वो किससे संबंधित हैं? वो हिंद यूनानी शासक मेनांडर की हैं। तो ये आपका क्वेश्चन होता है कि बैराट से प्राप्त जो मुद्राएं हैं वो मुद्राएं कौन से शासकों की उपस्थिति का संकेत देती हैं? तो कौन से शासकों की उपस्थिति का संकेत देती हैं? इंडो ग्रीक शासकों की उपस्थिति का संकेत। कुल कितनी मुद्राएं थी? 36, जिनमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं, 28 जो हैं वो इंडो ग्रीक या यूनानी और 28 में से 16 जो हैं वो मेनांडर की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? कि घटियाला शिलालेख जो है, अब घटियाला शिलालेख के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका जो संबंध है वो मंडोर शाखा के कौन से शासक से है? तो देखो कुक्कुक से, बाउक से, शुलूक से है या रज्जिल से। तो ये प्रतिहार वंश के शासक हैं। इनमें से घटियाला शिलालेख किससे संबंधित है? कुक्कुक से संबंधित, यानी कि आपका जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है? कुक्कुक से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि कुक्कुक ने घटियाला शिलालेख जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बात करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न है आपके सामने कि मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते थे? यानी जयपुर के कछवाहे शासकों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे वो सिक्के कौन से सिक्कों के नाम से जाना जाता था? तो उन्हें झाड़साई सिक्के कहते थे, विजयशाही सिक्के कहते थे, दीनार कहते थे या भिलाड़ी कहते थे? भिलाड़ी। ठीक है, कि उन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, तो इन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता? तो जयपुर के जो सिक्के थे उन्हें प्यारे साथियों हम किस नाम से जानते थे? उन सिक्कों को हम झाड़साई सिक्के के नाम से जानते थे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जयपुर के जो सिक्के हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? उन्हें हम झाड़साई सिक्के के नाम से जानते हैं। झाड़साई यानी कि इस पे 6 जो टहनियाँ थी, इन 6 टहनियों को ध्यान रखना कि 6 टहनियों का एक झाड़ था और 6 टहनियों के एक झाड़ के कारण इन सिक्कों को किस नाम से जाना गया है? झाड़साही सिक्के कहा गया था। तो 6 टहनियों का झाड़, और 6 टहनियों का झाड़ होने के कारण इन सिक्कों को झाड़साही सिक्के कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलेख, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलेख शाकंभरी के चौहानों का प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सा ऐसा शिलालेख है, ठीक है, कौन सा ऐसा अवलेख या शिलालेख है जो शाकंभरी के चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत माना गया है? चीरवा, बिजौलिया अवलेख, घटियाला अवलेख या मानमोरी अवलेख? तो कौन सा ऐसा अवलेख है जिसमें शाकंभरी के चौहानों का हमको उल्लेख मिलता है? तो शाकंभरी के चौहानों का उल्लेख मिलता है प्यारे साथियों किसमें? बिजौलिया अवलेख में। अब ये बिजौलिया अवलेख है, इस बिजौलिया अवलेख के बारे में कुछ बातें हैं, इनको समझ लीजिए आप। देखिए बिजौलिया अवलेख के बारे में यहाँ पे हम बातें करते हैं कि ये जो शिलालेख बिजौलिया शिलालेख, ये बिजौलिया शिलालेख भीलवाड़ा में, कहाँ पर है? भीलवाड़ा, कि भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा में एक जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। ठीक है, कि भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ जैन मंदिर की दीवार पर अंकित है, स्थित है। इसका जो रचना की गई थी, इसकी रचना हुई थी प्यारे साथियों 1170 ईस्वी में। कब हुई थी? 1170 ईस्वी में। और इसकी रचना गुणभद्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी प्यारे साथियों? गुणभद्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगर भाषा पूछी जाती है तो ये जो शिलालेख है ये कौन सी भाषा में रचित हुआ था मेरे प्यारे साथियों? ये हुआ था संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में ये रचित हुआ था। अगर अपन बात करते हैं इस शिलालेख में, ये जो बिजौलिया का शिलालेख है, इस बिजौलिया शिलालेख से संबंधित शासक की बात आती है कि ये शिलालेख किस शासक के संबंधित है? तो यहाँ संबंधित शासक की बात आती है। तो संबंधित शासक है कौन? संबंधित शासक ध्यान रखिएगा सोमेश्वर चौहान। कौन सा शासक? सोमेश्वर चौहान। तो सोमेश्वर चौहान जो है ये इससे संबंधित शासक हो गया। इसके अगर अपन बात करते हैं तो इसको उत्कीर्ण किसने किया था? तो इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है? तो इसके उत्कीर्णकर्ता ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों गोविंद। ठीक है, कि किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया था? इसको गोविंद के द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। और दिगंबर जैन श्रावक, दिगंबर जैन श्रावक ने,
और दिगंबर जैन श्रावक लोलाक, दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने इस पार्श्वनाथ जैन मंदिर और यहाँ पे कुंड निर्माण के बाद इसको दीवार पर अंकित करवाया था। तो लोलाक ने इसको कुंड निर्माण के बाद दीवार पर अंकित करवाया था, याद रखिएगा, अंकित करवाया था। ठीक है। और प्यारे साथियों, यही वो शिलालेख है जिस शिलालेख में चौहानों ने स्वयं को, ठीक है, कि चौहानों ने स्वयं को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी कहा है। याद रखिएगा कि कौन से शिलालेख में चौहानों ने स्वयं को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, तो वो भी शिलालेख कौन सा है आपका, बेजौलिया का शिलालेख है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा अभिलेख है जो सामर के चौहानों की जानकारी हमको देता है और उसका सबसे प्राचीनतम या महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम, यानी कि सबसे प्राचीन पूछा है कि राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, गोसुंडी से, नादसा से, बयाना से या पुष्कर से। तो फटाफट से आप भी साथ में, यानी कि आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं इसका क्वेश्चन का। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन संस्कृत का अभिलेख कौन सा माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का संस्कृत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा माना जाता है, तो घोसुंडी अभिलेख। ध्यान रखिएगा, घोसुंडी अभिलेख कहां पर है प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कि घोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना गया है। इस अभिलेख की जो खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा कि ये जो अभिलेख है, यह अभिलेख यानी कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि घोसुंडी जो अभिलेख है ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, घोसुंडी अभिलेख ये संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो कौन सी भाषा का है, ये संस्कृत भाषा का अभिलेख माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यानी कि युग्म में क्या दे रखा है, मुद्राएं और रियासत। ठीक है, एक साइड में मुद्रा दे रखी है, एक साइड में रियासत दे रखी है, और पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना है कि ये नहीं है या है, ये क्या पूछना चाह रहा है, जो पूछे उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो क्या कह रहा है ये कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखो प्यारे साथियों, एक साइड में तो ये मुद्राएं दे रखी हैं, सिक्कों के नाम दे रखे हैं, और एक साइड में दे रखे हैं प्यारे साथियों ये रियासत है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी रियासत का कौन सा सिक्का है। तो यहाँ पर हम देखें अक्षय शाही सिक्के जैसलमेर, ये बिल्कुल सही है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें झाड़शाही सिक्के, ये बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया जयपुर में है, 6 टहनियों का एक झाड़ था। ठीक है, विजयशाही सिक्के बीकानेर, गजशाही सिक्के जोधपुर, ध्यान रखो गजशाही सिक्के ये जोधपुर, ये भी सही है। विजयशाही सिक्के बीकानेर में नहीं थे प्यारे साथियों, विजयशाही सिक्का जो है वो कहाँ का था, जोधपुर का। ठीक है, तो मारवाड़, तो विजयशाही सिक्का जो है प्यारे साथियों ये मारवाड़ का है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी जो है, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। पूरी सीरीज ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अभी रिकॉर्डेड चल रही है, 1-2 दिन में लाइव सेशन जो है वो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। उसका टाइम जो है वो बिल्कुल निर्धारित समय पे आपको बता दिया जाएगा, और लाइव क्लासेज में मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री कल्चर कंप्लीटली जो है टॉपिक वाइज लेके चलूंगा। अब सिलेक्शन सीरीज इसका नाम इसीलिए ही दिया गया है। एक भी दिन आपको अब ये क्लास जो है वो मिस नहीं मिलेगी, प्रतिदिन क्लास जो है वो आपको एक राइट टाइम पे अपने आप नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन का पहले ही आपको लगा दिया जाएगा। तो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप जो है बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो क्लासेज है ना उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल जाए, क्योंकि लाइव सेशन होगा उसका नोटिफिकेशन आपको थोड़ी देर पहले ही आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो अब कंटिन्यूटी लेके चलेंगे, कंप्लीट जीके लेके चलूंगा। सिलेक्शन सीरीज का मतलब सिलेक्शन सीरीज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसके बारे में अपन बातें करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, और क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कौन सा। यहाँ पे पूछा क्या है, गलत पूछा गया है कि असत्य कथन को छांटना है।
है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन की बात करेंगे, कौन से अभिलेख से संबंधित बातें होंगी, घटियाला अभिलेख से संबंधित यहाँ पे बातें होंगी। देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि घटियाला अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र और उसके वंशजों का विवरण मिलता है। बिल्कुल मिलता है, ये हरिश्चंद्र इस वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है वो हरिश्चंद्र को ही माना जाता है, तो वो है, और उसके वंशजों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इस घटियाला अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है, बिल्कुल है प्यारे साथियों। मग जाति के ब्राह्मण जो हैं उनका उल्लेख भी इस घटियाला शिलालेख में हमको मिलता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि इस अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी, ठीक है, कि इस अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा राजधानी मंडोर नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पे नागभट्ट के द्वारा मंडोर को राजधानी स्थानांतरित नहीं किया गया। यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है, बिल्कुल है, ये भी आपका राइट आंसर है। तो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है, मानमुरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मानमुरी जो शिलालेख है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये मंडोर से है, भी माउंट आबू से है, चित्तौड़ से है, पाली से है। किससे संबंधित है, तो ये कौन सा शिलालेख पूछा है प्यारे साथियों, मानमुरी का शिलालेख पूछा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मानमुरी शिलालेख है ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना किससे संबंधित है, ये है प्यारे साथियों किससे, चित्तौड़गढ़ से। ये जो शिलालेख है यह शिलालेख कर्नल जेम्स टॉड को मिला था, और कर्नल जेम्स टॉड को चित्तौड़गढ़ में एक गांव पड़ता है पूठोली गांव। कौन सा गांव, पूठोली, चित्तौड़गढ़ के पूठोली गांव में, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ के पूठोली गांव के समीप एक झील है, मानसरोवर झील, ठीक है। इस मानसरोवर झील से ये जो मानमुरी शिलालेख है, ये मानमुरी शिलालेख इस मानसरोवर झील के तट से एक स्तंभ था, खंभा था, उस पे यानी कि ये लगा हुआ था, और ये किसको प्राप्त हुआ था प्यारे साथियों, ये कर्नल टॉड को, ठीक है ना। तो ये कर्नल टॉड को ये प्राप्त हुआ था मानमुरी शिलालेख। अब मानमुरी जो शिलालेख है, इस शिलालेख के बारे में बताया जाता है कि जब कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड जा रहे थे, तो समुद्री रास्ते से जब कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड जा रहे थे, तो इंग्लैंड जाते समय जब वो समुद्री रास्ते से समुद्री जहाज में जा रहे थे, तो संभवतः वजन ज़्यादा होने के कारण कर्नल जेम्स टॉड इस शिलालेख को समुद्र में फेंक गए थे, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। तो एक तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो मानमुरी जो शिलालेख है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, वो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आगे हम देखेंगे। देखो नाथ प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति पूछी है उसमें, नाथ प्रशस्ति, कि ये जो नाथ प्रशस्ति है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। तो नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है, मारवाड़ से, जयपुर से, ठीक है, मारवाड़ रियासत, जयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत या जैसलमेर रियासत। तो आप फटाफट से बता सकते हैं कि भाई नाथ प्रशस्ति जो है वो राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। तो नाथ प्रशस्ति प्यारे साथियों कौन सी रियासत से संबंधित है, मेवाड़ रियासत से। कौन सी रियासत से, मेवाड़ रियासत से संबंधित है नाथ प्रशस्ति। और ये जो नाथ प्रशस्ति है ये एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है, उस एकलिंग नाथ जी के मंदिर के पास लकुलीस मंदिर बना हुआ है, एकलिंग नाथ जी मंदिर है, और एकलिंग नाथ महादेव मंदिर के पास, ठीक है, एकलिंग नाथ मंदिर के पास लकुलीस मंदिर बना हुआ है, लकुलीस। और इस लकुलीस मंदिर में स्थित है कौन सी प्रशस्ति, ये एकलिंगनाथ प्रशस्ति, ठीक है, यह नाथ प्रशस्ति। तो ये जो नाथ प्रशस्ति है ये कौन सी रियासत से संबंधित हो गई आपकी, ये मेवाड़ रियासत से आने की संबंधित हो जाती है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं आज की इस सीरीज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रश्न क्या कहता है, कई बार आ चुका हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का ही संग्रह है। आरबीएससी और
एनसीईआरटी की बुकों का जो संग्रह है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और प्रतिदिन अब आपको यहीं से निरंतर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो किस ताम्रपत्र से रानी कर्णावती के जौहर का पता चलता है? ध्यान रखिएगा कि रानी कर्णावती के जौहर का पता किस ताम्रपत्र से चलता है? तो पूर्व ताम्रपत्र से, खेरोदा ताम्रपत्र से, चीखली ताम्रपत्र से या आहड़ ताम्रपत्र से? तो कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, कौन सा ताम्रपत्र है? पूर्व ताम्रपत्र है। कौन सा ताम्रपत्र है? पूर्व। ये जो पूर्व ताम्रपत्र है ये कहां पर हमें प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखना, पूर्व जो है ये यानी कि ताम्रपत्र जो है ये भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, इस ताम्रपत्र के बारे में अपन बात करें तो इसमें ये ताम्रपत्र महाराणा विक्रमादित्य के समय का है। ठीक है ना, महाराणा विक्रमादित्य, ये महाराणा विक्रमादित्य के काल का है ये पूर्व ताम्रपत्र जो है। और इसके बारे में अगर अपन बातें यहाँ से करते हैं तो इस ताम्रपत्र में रानी कर्मावती के द्वारा जो जौहर किया गया था, जिसे मेवाड़ का दूसरा साका, ठीक है ना, कि मेवाड़ का दूसरा साका, और ये जो दूसरा साका हुआ था ये हुआ 1534 ईस्वी में। और मेवाड़ का दूसरा साका जो है ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रानी कर्मावती। और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जो जौहर किया गया था, तो रानी कर्मावती के जौहर की जो जानकारी हमको मिलती है वो इसी पूर्व ताम्रपत्र में मिलती है, जो किसके काल का है प्यारे साथियों? ये महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज की सीरीज का, हम देखते हैं कि निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता, ध्यान रखनी है कि किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि कवि और महेश थे? यानी कि अत्रि कवि और महेश, अत्रि कवि जो है ये अगर अपन बात करते हैं, अत्रि महेश भी हम इनको बोलते हैं, ये दोनों पिता पुत्र हैं। ठीक है, ये पिता पुत्र हैं। ठीक है, तो दोनों ने यानी कि कौन सी प्रशस्ति को लिखा है? तो बिजौलिया अभिलेख को लिखा है, रणकपुर प्रशस्ति को लिखा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति को लिखा या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को? तो कौन सी प्रशस्ति के रचयिता अत्रि कवि और महेश माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, कौन सी प्रशस्ति के हैं? दोनों ने कौन सी प्रशस्ति लिखी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ध्यान रखिएगा कौन सी प्रशस्ति है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कहां पर स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक है ना, कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ही अगर अपन बात करते हैं तो महाराणा कुंभा, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इस महाराणा कुंभा को कितनी उपाधियां दी गई हैं? तो महाराणा कुंभा को, ध्यान रखना कि इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को 108 उपाधियां दी गई हैं। कितनी उपाधियां दी गई हैं? 108। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को 108 उपाधियां जो हैं वो यानी कि यहाँ पर दी गई हैं। तो एक तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जिसके रचयिता कौन है? अत्रि और महेश। तो अत्रि और महेश जो है ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि वो क्या पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, उसके बारे में बातें करनी है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब सही सुमेलित नहीं है तो देखो, धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही, ये बिल्कुल सही बात है, धौलपुर के सिक्कों को तमंचा शाही सिक्के का। करौली के सिक्के मानक शाही, बिल्कुल मदन शाही मानक शाही करौली के सिक्के हो गए। प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही, बिल्कुल ये भी सही है। भरतपुर के सिक्के मदन शाही, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, यानी कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि जो मदन शाही सिक्के हैं वो भरतपुर के नहीं है। भरतपुर में जो सिक्के चलते थे वो राम लक्ष्मण सिक्के थे। ठीक है, कौन से सिक्के थे? राम लक्ष्मण सिक्के जो थे वो भरतपुर के सिक्के माने जाते हैं। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में शाह आलम के नाम से भी सिक्का चलाया था। ठीक है ना, तो राम लक्ष्मण शाही सिक्के और सूरजमल के द्वारा शाह आलम सिक्का जो है वो चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भरतपुर के सिक्के आपको कर देना है कि इसका का जो सही नहीं है वो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन बात करते हैं। अगला क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए कि राजस्थान में वैष्णो धाम का प्राचीनतम अभिलेख, वैष्णो धाम नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया है, ये वैष्णव धर्म यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा? वैष्णो धाम नहीं, यहाँ वैष्णव धर्म करेंगे। चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन
सारे इम्पोर्टेंट हैं आज की इस सीरीज में, और रेगुलर इसी प्रकार के हम इस सीरीज को लेके चलेंगे, जिसका नाम ही जब इसका हमने सिलेक्शन सीरीज रख दिया साथियों, तो अब आपको ध्यान रखना है। देखो ये कहता है राजस्थान में वैष्णव धर्म, कौन सा? वैष्णव, कि यहाँ वैष्णव धर्म के प्राचीनतम अभिलेख के बारे में बातें होंगी। देखो, अरे यार एक से, वैष्णव धर्म, ये है क्वेश्चन, ठीक है, कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख आपको कहां से मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, गोशुंडी, नादसा, बरनाला, मंडोर। तो ध्यान रखना कौन सा पूछा है प्यारे साथियों? वैष्णव धर्म का। तो वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है वो चित्तौड़गढ़ में कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है प्यारे साथियों? वो यानी कि ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, 200 ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है, ठीक है, कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का ये अभिलेख है, चित्तौड़गढ़ में है। वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है वो माना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो यानी कि कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए, घुसुंडी अभिलेख। ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख के बारे में ध्यान रखिएगा कि इस अभिलेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये जो घुसुंडी अभिलेख है, इस अभिलेख को सबसे पहले डॉक्टर D.R. भंडारकर, किसने पढ़ा था? तो इसे दामोदर रामकृष्ण भंडारकर, D.R. भंडारकर के द्वारा, ठीक है, कि D.R. भंडारकर के द्वारा इस अभिलेख को पढ़ा गया था, जिसका संबंध कौन से धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से। तो वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जब आपसे पूछा जाए तो वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा माना जाता है? घुसुंडी अभिलेख माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखिए, तो राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो निम्न में से कौन सी गणतांत्रिक जनजाति के सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो योद्धे के, मालव के, अर्जुनायन के या राजन्य के? तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो फटाफट से इसका आंसर जो है आप बता सकते हैं कि कौन सी जनजाति या गणतांत्रिक जो जनजाति है उसके सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? मालव। अब बात करते हैं कि ये जो मालव जनजाति है ना, ध्यान दीजिएगा कि ये जो मालव जनजाति है प्यारे साथियों, ये मालव जनजाति मौर्य, कुषाण, गुप्त आदि की अधीनता में रही थी, ठीक है ना, कि ये कौन कौन सी की अधीनता में रहने वाली जनजाति है? तो ये जो मालव जनजाति है ना, ये मालव जाति उस समय मौर्य, कुषाण, गुप्त आदि के अधीन रही थी, और इनके जो सिक्के मिले हैं, ये जो मालव जनजाति है, इसके सिक्के हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? जैसे कि अपन बात करें रेड टोंक से, यानी कि इसके सिक्के मिले हैं, नगरी चित्तौड़ से हमको इसके सिक्के मिले हैं। तो ये जो सिक्के हैं, सबसे ज्यादा सिक्के कौन सी जाति के मिले? मालव के। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे? रेड टोंक से, ठीक है, रेड टोंक से प्राप्त हुए, नगरी चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। तो रेड टोंक से, नगरी चित्तौड़गढ़ से, यहाँ से हमको जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये सिक्के आपको कौन सी जनजाति या गणतांत्रिक जनजाति के मिलते हैं? तो मालव जनजाति के अपन को इन सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगला प्रश्न जो है आपकी इस सीरीज का, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी इस सीरीज का कि बड़ली शिलालेख। अब देखो, इसे बरली भी कहते हैं और बडली भी कहते हैं, बडली, कि इसे बरली शिलालेख जो कि अशोक के काल से भी पूर्व का माना जाता है, यानी अशोक से भी पहला शिलालेख है बड़ली का शिलालेख। तो बड़ली शिलालेख जो अशोक के काल से भी पूर्व का माना जाता है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो अलवर जिले में प्राप्त हुआ, अजमेर जिले में प्राप्त हुआ, भीलवाड़ा जिले में प्राप्त हुआ, टोंक जिले में प्राप्त हुआ। तो ये कौन से जिले में प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, बड़ली जो शिलालेख है ये बड़ली अजमेर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो शिलालेख है, कौन सा शिलालेख? बड़ली। बड़ली जो शिलालेख है, ये बड़ली शिलालेख बड़ली जो है भिनाय के पास एक स्थान पड़ता है, भीलोत माता का मंदिर। कौन सा? भीलोत। बड़ली शिलालेख बड़ली या भीलोत माता के मंदिर से ये प्राप्त हुआ है हमको, भीलोत माता मंदिर। और ये भीलोत माता मंदिर से यानी कि प्राप्त हुआ है, और ये बड़ली शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में, या राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख के रूप में भी माना जाता है। ध्यान रखना कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। तो यहां पर प्रश्न आपको ध्यान रखिएगा ना,
कई सारे क्वेश्चन बनेंगे कि अशोक के काल से भी पहला है, भिलोत माता मंदिर है, यहाँ से अपन को प्राप्त हुआ है। बडली जो है अजमेर में मिलता है, अजमेर बडली शिलालेख जब जिला पूछे तो अजमेर हमें यानी कि इसका कर देंगे, और अगर जिला की जगह पे अगर वो स्थान पूछ ले तो ये भिनाय, भिनाय अजमेर के पास में एक स्थान पड़ता है वहाँ से, और राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख जो है वो माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो शिलालेख है ये वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में स्थित है। वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सुमेलित नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ नहीं वाले प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पूछे जाते हैं, तो कौन सा जो है वो शिलालेख जो है वो यानी कि इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आप पढ़ सकते हैं आपके सामने है। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखो निम्न में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख सुमेलित नहीं है। बसंतगढ़ सिरोही, बिल्कुल सही बात है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं। मानमोरी चित्तौड़गढ़, ये भी बिल्कुल सही है। घटियाला शिलालेख जैसलमेर, बिल्कुल गलत बात हो गई। चीरवा शिलालेख उदयपुर, ये सही है। घटियाला शिलालेख प्यारे साथियों ये कहाँ पर है, घटियाला शिलालेख जोधपुर में। तो सीधा सीधा सा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे की बात अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है, देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं। तो एक साइड में यहाँ पे शिलालेख और एक साइड में आपके उत्कीर्ण वर्ष यानी कि आपको दे रखे हैं, तो इनमें से कौन से जोड़े जो हैं वो सही नहीं है, वो कौन सा जोड़ा जो है वो सही है उसको अपन देखना है। तो सही जोड़े कौन कौन से, देखो एक साइड में अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी दे रखा है, बिजौलिया शिलालेख 1170 ईस्वी दे रखा है, चीरवा शिलालेख 970 ईस्वी दे रखा है, कुम्भलगढ़ प्रशस्ति 1460। पहली बात तो ये गलत है, ठीक है ना। तो चीरवा जो शिलालेख है, ये चीरवा शिलालेख जो है प्यारे साथियों ये 1273 ईस्वी का है। कब का है, ये 1273 ईस्वी का है। तो अब आप देख लीजिए ये ऑप्शन 3 जो है ये गलत है, इसमें से तीसरा जो है वो गलत आ जाएगा। बाकी के इसमें क्या दे रखे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 दे रखा है तो ये तो गलत है। ये जिसमें 3 है वो गलत कर दीजिएगा, और एक पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो चीरवा शिलालेख है ना, इसके जो लेखक हैं वो कौन माने जाते हैं, इसके लेखक हैं रतन प्रभु सूरी। ये शिलालेख जो है चीरवा वाला, ये किसने लिखा है, रतन प्रभु सूरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखो, बिजौलिया अभिलेख का काल है, यानी बिजौलिया जो अभिलेख है ये कौन से समय में उत्कीर्ण किया गया था। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि कौन से शिलालेख, ये 1676, 1170, 953, 1200, तो 1170। तो ध्यान रखना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूरा का पूरा बिजौलिया शिलालेख जो है वो आपको कंफर्म कराया है। तो इसके बारे में आगे की अगले क्वेश्चन पे हम और बातें करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, स्रोत नहीं है, याद रखिएगा, नहीं वाले प्रश्न बहुत है और ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से प्रश्न बार बार जो है वो आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं। हम ध्यान देते हैं कि चौहानों से संबंधित जानकारी, सुरजन चरित्र बिल्कुल हम्मीरदेव चौहान की है, हम्मीर महाकाव्य में भी हम्मीरदेव चौहान से संबंधित है, पृथ्वीराज विजय बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है, हर्षचरित इसमें बिल्कुल चौहानों से लेना देना नहीं है। ध्यान रखना कि हर्षचरित जो ग्रंथ है प्यारे साथियों, इस हर्षचरित ग्रंथ में चौहानों से संबंधित किसी भी बात की जानकारी अपन को नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो एक तो ये चीजें आपको यहाँ से अच्छे से ध्यान रखनी, कौन सा शिलालेख जो है वो चौहानों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा, हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित। अच्छा, हर्षचरित के लेखक पूछ ले, इनके सबके लेखक पूछ ले जाए तो हर्षचरित किसने लिखा है, बाण भट्ट ने। किसने लिखा है, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है, ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय, ध्यान रखना, एक आता है पृथ्वीराज रासो, एक आता है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, जयानक भट्ट की, जयानक भट्ट। ठीक है, हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा, नयन चंद्र सूरी ने। चंद्रशेखर किसने लिखा, वो सुरजन चरित्र चंद्रशेखर ने। तो इसमें चौहानों से संबंधित कौन सा नहीं है, हर्षचरित नहीं। चलिए
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी, तो बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की जानकारियों का कौन सा ऐसा स्रोत है तो जिस अभिलेख में इनकी जानकारी हमको मिलती है, तो देखो कुंभलगढ़ अभिलेख है, रणकपुर अभिलेख है, एकलिंग अभिलेख है, कीर्ति स्तंभ अभिलेख है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें बप्पा रावल से लेके महाराणा कुंभा तक की जानकारियां जो हैं वो हमको यानी कि प्राप्त होती हैं। तो फटाफट से आप भी यानी कि कमेंट करके इसमें बता सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर आपको मिलेगा रणकपुर अभिलेख। तो रणकपुर अभिलेख में बप्पा रावल से लेके महाराणा कुंभा तक की उपलब्धियों की जानकारी हमको मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक है, ठीक है। एकलिंग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो 1460 ईस्वी में है। एकलिंग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा कौन है, महेश्वर। ध्यान रखना कि महेश्वर के द्वारा ये एकलिंग प्रशस्ति लिखी गई है, ठीक है। महेश्वर यानी कि महेश भी हम इसे कह सकते हैं। अभी मैंने आपको बात बताई थी ना, अत्रि पुत्र महेश, यही क्वेश्चन है। महेश को महेश्वर भी कहा दिया गया है, तो एकलिंग प्रशस्ति महेश्वर या महेश के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न क्या है, सन 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी यानी बैराठ, ठीक है, और कहाँ पर स्थित है, कोटपुतली बैराठ, कोटपुतली बैरोड में गया। तो 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी पर स्थित अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा था, तो 1837 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी प्यारे साथियों कैप्टन बर्ट के द्वारा। किसकी, कैप्टन बर्ट जो है, कैप्टन बर्ट ने इस शिलालेखों की क्या की थी, खोज की थी। तो एक तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस सीरीज का कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने शायद आपको इस बारे में बात बताई थी कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां से चांदी की मुद्राएं जो हैं वो यानी कि आपको प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, फटाफट से आप भी यानी कि इसका स्थान बता सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 36 मुद्राएं मिली थीं, जिनमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं थीं, 26 हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक मुद्राएं थीं। तो वो कौन सा स्थान था बताओ, कालीबंगा, आहड़, नगरी, बैराठ, कौन सा स्थान है, बैराठ। कितनी मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त हुई थी, 36। इन 36 में से पंचमार्क कितनी मुद्राएं थी, 8। 8 जो है ये चांदी की पंचमार्क मुद्रा, ठीक है ना। तो चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली थी 8, और शेष जो थी वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, शेष कौन सी थी, हिंद यूनानी, ठीक है, या इंडो ग्रीक थी। और इनमें से फिर 26 में से 16 जो थी वो इंडो ग्रीक शासक कौन था, मिनांडर, तो मिनांडर से संबंधित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बाग का उल्लेख किससे प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि किसानों से वसूल की जाने वाली जो लाग बाग मतलब कर, तो किसानों से वसूल किए जाने वाले कर का जो उल्लेख है वो किससे हमको प्राप्त होता है। तो फटाफट से आप भी इसका आंसर आप दे सकते हैं कि कौन से स्रोत से हमको किसानों से जो लागबाग ली जाती थी उसका उल्लेख प्राप्त होता है। पूर्व ताम्रपत्र इसमें नहीं मिलता, क्योंकि इसमें तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसमें तो रानी कर्मावती के जौहर का उल्लेख मिलता है। जो 1534 में जो मेवाड़ का दूसरा जौहर हुआ था उसका उल्लेख हमको किस में मिलता है, पूर्व ताम्रपत्र में। आ गया यहाँ पे चौकली ताम्रपत्र है, खेरोदा ताम्रपत्र है, आहड़ ताम्रपत्र। ध्यान रखिएगा बेटा, विविध लाग बागों का जो उल्लेख हमको मिलता है वो कौन से ताम्रपत्र से मिलता है, चौकली ताम्रपत्र से हमको लाग बागों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है। तो जाबालीपुर, शाकंभरी और श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, आमेर शिलालेख, चीरवा शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। ध्यान रखना बिजौलिया शिला कि जो बिजौलिया शिलालेख है 1170 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के समय में लिखा गया था। इसी शिलालेख में इन प्राचीन नामों का उल्लेख मिलता है कि जहाँ जवालीपुर जालौर के लिए, सामर का नाम शाकंभरी, श्रीमाल भीनमाल का नाम श्रीमाल था, ठीक है, दिल्ली का नाम ढिल्लन था। तो इस तरीके के जो नाम है ये प्राचीन नाम हमको कौन से शिलालेख में मिले थे, बिजौलिया शिलालेख में हमको प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। तो इनमें से शिलालेख से संबंधित बातें पूछी हैं कि किस शिलालेख में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को
अपने अधीन किया था या दिल्ली चौहानों की राजधानी बनी थी, तो बदली शिलालेख से, बिजौलिया शिलालेख से, नाद शिलालेख से, या घोसुंडा या घोसुंडी शिलालेख से। तो कौन सा शिलालेख है जिससे यानी कि हमको ये ज्ञात होता है कि दिल्ली को विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी राजधानी बनाया था? तो ध्यान रखना बेटा, बिजौलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजौलिया शिलालेख। ठीक है, तो इस बिजौलिया शिलालेख से यानी कि अपन को प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरबा शिलालेख के बारे में सही है? अब यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही है, उसके बारे में जानकारी लेनी है। चीरबा शिलालेख के बारे में अपन बात करते हैं कि यहाँ यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। बिल्कुल सही बात है सर, ध्यान रखिएगा कि चीरबा शिलालेख जो है वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये चीरबा शिलालेख? उदयपुर में, है ना, कि ये उदयपुर में स्थित है और इसके को 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रतन प्रभ सूरी जो है वो इसके रचयिता थे। इसके शिल्पी जो थे वो दिल्लड़ थे, यानी कि इसकी रचना रतन प्रभ सूरी ने की थी और इसके उत्कीर्णकर्ता जो है, शिल्पी जो है वो कौन माना जाता है? दिल्लड़ माना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। इन अग्निकुंड से उत्पन्न, तो चीरबा शिलालेख में अग्निकुंड से तो नहीं मिलता। अग्निकुंड से उत्पत्ति तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है जो चंद्रवरदायी का है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब वो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसमें से चार जो है, उस जो चार मिले उसको हटा दो। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 31 अगला प्रश्न आ गया कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, यानी कि भागवत संप्रदाय से संबंधित अभिलेख कौन सा है? घटियाला अभिलेख है, मंडोर अभिलेख है, बुचकला अभिलेख है, या घुसुंडी अभिलेख है? फटाफट से आप बता सकते हैं कि भागवत संप्रदाय से संबंधित कौन सा अभिलेख है। तो कौन सा अभिलेख है? थोड़ी देर पहले भी इस बारे में हमारी चर्चा हुई थी। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, बात एक ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? घोसुंडी अभिलेख। ये जो घोसुंडी अभिलेख है ये कौन से धर्म से संबंधित है प्यारे साथियों? ये भागवत धर्म से। और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये बेटा संस्कृत भाषा का। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का है और ये भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर, ठीक है, कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? बैराट से, बूंदी से, बयाना से, बागौर से? ये प्रश्न बार बार आता है, बार बार आता है। फटाफट से आप इसका आंसर देख सकते हैं कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जो मिला बेटा वो बयाना से मिला। बयाना में भी एक स्थान है, कौन सा? नगला छैल। कौन सा स्थान है? नगला छैल। ये गांव पड़ता है बयाना भरतपुर में, ठीक है। और बयाना भरतपुर के इस नगला छैल नामक स्थान से कौन से सिक्के हमको मिले गुप्तकालीन? और गुप्तकालीन कितने सिक्के? लगभग 1800 सिक्के, ठीक है। तो 1800 सिक्कों का भंडार जो है वो गुप्तकालीन सिक्कों का भरतपुर में बयाना, और बयाना के कौन से स्थान से? तो ध्यान रखिएगा ये नगला छैल नामक गांव से मिला है। और गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। ये सिक्के भी स्वर्ण सिक्के हैं, याद रखिएगा। सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा जो भंडार माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? यानी कि ये आपका मिला, यानी बयाना के नगला छैल में 1800 सिक्कों का मिला है। अगला प्रश्न क्या है? देखो, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण हुआ था? तो कौन सा ऐसा शासक है जिसके समय में दिल्ली शिवालिक, ये हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पे था, ध्यान रखना, पहले ये हरियाणा में था टोपरा, ठीक है, बाद में इसको दिल्ली ले जाया गया था। तो कौन से शासक से संबंधित है? अर्णोराज से, विग्रहराज चतुर्थ से, पृथ्वीराज द्वितीय से, या पृथ्वीराज तृतीय से? तो प्यारे साथियों विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान रखना, यही वो शासक है जिसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, कि विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल कहा गया है। और इसी के समय हमको जानकारी मिलती है कि इसी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। शिलालेख की बात करूं तो अपन शिलालेख कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पे दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख की जानकारी इसमें यानी कि उत्कीर्ण किया गया है कि इसके शासनकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था और इसी ने
दिल्ली को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ठीक है, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी विग्रहराज चतुर्थ ने ही करवाया था। बीसलपुर बांध का निर्माण भी इसके ने करवाया था। संस्कृत भाषा में हरकेली नामक नाटक की रचना भी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रशस्तियों को उनके समय अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो निम्नलिखित प्रशस्तियों को उनके समय अनुसार हमको सुमेलित करना है, सम्मिलित करना है। तो देखो, रणकपुर प्रशस्ति 1460, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1594, राज प्रशस्ति 1439, बीकानेर प्रशस्ति 1600। अब इनको मिलाना है, कौन सी प्रशस्ति कौन से समय की है। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है। देखो, आप इनमें से कोई सी भी एक पकड़ लीजिए। राज प्रशस्ति, चलो मैं आपको इजीली बता देता हूं कि राज प्रशस्ति राणा राज सिंह के समय में उत्कीर्ण की गई थी। और मैंने कईयों बार आपको बताया, राज प्रशस्ति राणा राज सिंह से संबंधित और राणा राज सिंह का शासनकाल था 1652 से 1680। तो 1652 से 1680 में राज प्रशस्ति को देखो, कहीं पर भी जो आपको मिल रहा हो, 1652 से 1680 में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, कि राज प्रशस्ति जो है वो 1676 की होगी, यानी कि सी में आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो, सी में 4, सी में 4, तो ये सी में 3 है, इसको आप यहाँ से हटा दो। सी में 1 है, इसको आप यहाँ से हटा दो। अब बची बीकानेर प्रशस्ति। चलो, अब बीकानेर प्रशस्ति जो है वो राय सिंह के समय की है। बीकानेर प्रशस्ति राय सिंह के समय की है। और राय सिंह के शासनकाल के बारे में अगर बात करें तो 1574 से लेकर 1612 है। तो 1574 से 1612, तो 1574 से 1612 में देख लो यही मिल रहा है, तो इसको आप यहाँ मिला दीजिए। तो डी में आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखो, सी में 4, डी में 2, ये 2 आपके मिल गए। इजिली आप इसे कर सकते हो। रणकपुर प्रशस्ति 1439 की, कुंभा से संबंधित है। कुंभा का शासनकाल आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके बाद में बचा कौन सा, आपका कुंभलगढ़, ये भी यानी कि 1460 में। तो 2 मिला लीजिए, 2 अपने आप मिल जाएंगे। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम प्रश्न देखते हैं आज की इस सीरीज में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चौहान काल के इतिहास की जानकारी देता है। कि चौहानों के इतिहास की जानकारी कौन सा देता है, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजौलिया अभिलेख, पटियाला। तो याद रखिएगा कौन सा है इसमें, बिजौलिया अभिलेख है। और सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है कि बिजौलिया शिलालेख में चौहानों की जानकारी मिलती है। और चौहानों की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और सबसे प्राचीनतम स्रोत भी कौन सा ही माना जाता है प्यारे साथियों, बिजौलिया शिलालेख माना जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो सीरीज थी, आज मैंने आपको पहला टॉपिक कराया राजस्थान में इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। इसमें आपको सब शिलालेख आ गए, सिक्के आ गए, लगभग 35 क्वेश्चनों का एक इंपॉर्टेंट जो कलेक्शन है वो मैंने आपको यहाँ तक दिया। अगली क्लास में हर रोज आपको टॉपिक वाइज कंप्लीटली हिस्ट्री लेके चलूंगा। ठीक है, सिलेक्शन सीरीज का पहला पार्ट आज आ चुका है। आगे की क्लासेज जो है वो आपको निरंतर मिलेंगी। तो बस आप अगर लाइव क्लास सेशन हम जो है वो जल्दी से शुरू करने वाले हैं। और लाइव क्लास के लिए अगर आप में से किसी ने भी अभी तक अगर गुरु एजुकेशन जयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नई क्लास में, नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद, नमस्कार।